हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास के अंदर हम कारक के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर ये दे रखा है। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण जो हमारा सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है हिंदी से संबंधित, वो पूरा सिलेबस करेंगे। पीछे हमने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है उसको अच्छे से किया है और अच्छे से उन्होंने एग्जाम के अंदर अच्छा क्वेश्चन भी आए हैं। उसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम पे है और उसके जो सारे वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो वो कंटिन्यू सारे वीडियो देख सकते हो। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं ये जो पूरा कोर्स है वो करवाऊंगा, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सारे वीडियो वो भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सेकंड ग्रेड के नाम से, वहां पर आपको मिल जाएंगे। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा है तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। आपको जो सारे टॉपिक है वो मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कारक। तो कारक की जो साधारण सी हम परिभाषा की बात करें तो कारक की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा है हमारे कारक शब्द का निर्माण क्री धातु, यानी इसके अंदर जो मूल है वो क्री धातु है और अक इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय है। प्रत्यय जोड़ने से हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, यानी जो कोई भी कार्य है वो करने वाला होता है वो कारक कहलाता है। करने वाला इसका साधारण सा अर्थ होता है। और इसके अंदर किरी है वो मुख्य धातु है और अक है उसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय, उपसर्ग, ये जो संधि समास, ये वीडियो है वो सारे मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर है और उसको मैंने अच्छे से पढ़ाया। अगर आप जाकर देखना चाहे तो उसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम उसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले करवा दिया, बार बार करवाने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हमारे पास में टाइम कम ही बचा है, तो सेकंड ग्रेड का और भी जो सिलेबस है वो बाकी है, तो वो सिलेबस हम करेंगे जो हमने अभी तक नहीं किया है। बात करते हैं हम कारक की परिभाषा की। जो क्रिया के साथ अंत्य, अंत्य का मतलब होता है संबंध स्थापित करे, वह कारक कहलाता है। यानी इसका क्रिया के साथ संबंध होता है तो वो जो कारक है वो है जो क्रिया के साथ में अंत्य यानी संबंध स्थापित करे। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर संस्कृत में कारक के केवल 6 भेद माने गए हैं। यानी जो परिभाषा यहाँ पर दे रखी है, इस परिभाषा के आधार पर हम बात करें तो हमारे संस्कृत के अंदर है कारकों के कितने भेद किए गए, 6 भेद किए गए। तो ये संस्कृत की बात हो रही है अभी। अब हमारे नीचे लिखा है हिंदी के अनुसार कारक की परिभाषा। वो जो परिभाषा है वो संस्कृत के अनुसार थी और उसके अनुसार जो संस्कृत में है कारक है 6 प्रकार के बताए गए हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के स्थान पर काम में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वाक्य के अन्य शब्दों, विशेषतः क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। यानी जो संज्ञा और जो सर्वनाम है वो जो वाक्य के जो अन्य शब्द है, अन्य शब्द का मतलब क्रिया से, मुख्य रूप से क्रिया, उससे संबंध स्थापित करे उसको हम कारक बोलते हैं। और यही परिभाषा वो संस्कृत में थी, कुछ जो परिवर्तित करके हिंदी में बताया गया है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। मुख्य अंतर यह है, यानी मुख्य अंतर यह है कि जो कारक के जो प्रकार है वो हिंदी के अंदर 8 है और संस्कृत के अंदर 6 है। बाकी परिभाषा दोनों की लगभग सेम ही है। अब कारक क्या है, विभक्ति, परसर्ग, कारक चिन्ह, ये इनके नाम है। यानी विभक्ति भी बोलते, परसर्ग भी बोलते और कारक चिन्ह भी बोलते। तो वो क्या है, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। यानी उसको विभक्ति भी बोल सकते हैं, उसको उपसर्ग भी बोल सकते हैं, उसको कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं। जैसे हमने लिखा राम ने फल खाया, तो जो हमने ने लगाया ना, वो ने क्या है, वो एक परसर्ग है, वो एक विभक्ति है, वो एक कारक चिन्ह है। समझ गए।
प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो ये आवश्यक नहीं है। यानी ये कह रहा है कि जो प्रत्येक जो कारक होता है, यानी हिंदी के अंदर 8 कारक है, उस 8 कारकों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रत्येक जो कारक है उसका एक विभक्ति चिन्ह होता है, परंतु आगे ये कह रहा है कि ये जरूरी भी नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में वो जो कारक चिन्ह है, जो विभक्ति है, जो परसर्ग है, वो उसके अंदर मौजूद ही हो। कहीं कहीं वो है वो अनुपस्थित रहता है। ने, को, से, पर ये सारे क्या है, विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है, कारक चिन्ह है। राम ने रावण को मारा, तो देखो ये ने आया, ये को आया। घोड़ा दौड़ रहा है, तो देखो ऊपर वाले वाक्य के अंदर आए हैं और नीचे वाले के अंदर नहीं आए। तो कहने का मतलब कुछ वाक्य वो इस प्रकार के होंगे और कुछ वाक्य वो इस प्रकार के होंगे, पर ऐसा भी नहीं है इसके अंदर कारक नहीं है, इसके अंदर भी कारक है। तो इसको हम आगे विस्तार से अच्छे से समझेंगे। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं जो कारक है उसके जो प्रकार है 8, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर नाम आया कर्ता कारक। इसकी जो विभक्ति चिन्ह की बात करें परसर्ग की, तो शून्य, शून्य का मतलब होता है कहीं पे जो इसके वाक्य होंगे उसके अंदर ये उपस्थित नहीं रहेगा। ने होता है, को भी आ सकता है और से द्वारा, यानी ये तीनों आते हैं, परंतु मुख्य रूप से ने ही होता है, मुख्य रूप से नहीं होता है। बाकी को भी आ सकता है, कहीं पे से द्वारा भी आ सकता है। कर्म कारक का है वो शून्य होता है, यानी कहीं पे उपस्थित नहीं होता है और कहीं पे को होता है। करण कारक होता है, उसके अंदर से द्वारा होता है, जो एक साधन का बोध कराएंगे, जो वाक्य उन वाक्यों से साधन का बोध होगा, उसके साधन की जानकारी होगी। तो वाक्य जब हम करेंगे तो हमें अच्छे से पता चलेगा। संप्रदान कारक है, उसके अंदर को आएगा और के लिए भी आएगा। अपादान जो कारक है उससे से आएगा, जो अलग होने का भाव व्यक्त करे, यानी जो से है, देखो करण कारक में भी आ रहा है, परंतु करण कारक में जो से आएगा वो साधन का बोध करवाएगा, और जो अपादान कारक के अंदर आएगा वो अलग होने का बोध करवाएगा। संबंध कारक में का, के, की हो सकता है, रा, रे, री हो सकता है, और ना, ने, नी हो सकता है। फिर आगे हमारा आया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक है उसके अंदर होगा में और पर, और संबोधन कारक है उसके अंदर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, परंतु हे, हो, अरे, अजी, यानी किसको हम संबोधित करके कहें, हम कहेंगे अरे इधर आ, तो ये जो अरे हमने लगाया ना, ये एक संबोधन है, तो इस प्रकार इसके अंदर होगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसको जो याद करने का एक छोटा सा जो फार्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूं, मौखिक में बता देता हूं। जैसे याद करोगे तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, इस प्रकार आप इसको याद करते हो। 2, 4, 5 बार ऐसे करोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं हमारा जो 1 नंबर का जो कारक है कर्ता कारक उसकी। तो देखो इसका मैंने बता दिया, शून्य भी आएगा, किसी वाक्य में उपस्थित नहीं रहेगा, और ने भी आएगा, को भी आएगा, और से द्वारा भी आएगा, और मुख्य रूप से ने होता है। जैसे हम कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, इस प्रकार। जिस व्यक्ति अथवा प्राणी के द्वारा क्रिया संपादित की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी हमने पढ़ा है कर्ता है, कर्म है, ठीक है। जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ी थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है। तो ये कह रहा है कि जिस प्राणी या जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है वही क्या होता है, कर्ता होता है। यानी करने वाला, कार्य को करने वाला है वो कर्ता होता है। इस काल का चिन्ह ने होता है, जो वर्तमान काल, याद रखना है आप, वर्तमान काल एवं भविष्यत काल, काल है वो 3 होते हैं, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। तो ये कह रहा है जो वर्तमान काल और जो भविष्यत काल है के वाक्य में अनुपस्थित रहता है, यानी जो वर्तमान काल और भविष्यत काल के अंदर है वो जो ने है वो अनुपस्थित रहेगा, उसके अंदर नहीं आएगा, और जो हमारा भूतकाल होगा उस भूतकाल में ये उपस्थित रहेगा। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं हम। राकेश ने एक नृत्य नाटिका देखी, तो यहाँ पर ने आया है। राकेश ने, देखने वाला कौन है, नृत्य नाटिका देखने वाला राकेश है, तो राकेश ने एक नृत्य नाटिका देखी, ये भूतकाल में है। देखी का मतलब हो गया कि पीछे इन्होंने देखी, वो बीत चुका है टाइम। अब देखो राकेश एक नृत्य नाटिका देखता है, तो कहने का मतलब अभी वर्तमान में देख रहा है, तो ये वर्तमान काल का हो गया। राकेश एक नृत्य नाटिका देखेगा, देखेगा मतलब आगे आने वाले समय में, भविष्य में देखेगा, तो ये भविष्य काल का हो गया। अब ये हमारा जो लाइन थी यहाँ पर
ये क्या कह रही थी, इस काल के चिन्ह जो ने है वो वर्तमान काल और भविष्य काल में अनुपस्थित रहता है। तो देखो ये वर्तमान काल का वाक्य और ये भविष्य काल का, इसके अंदर ने नहीं आया कहीं पे भी, दोनों में। और भूतकाल में उपस्थित होता है तो यहाँ पर ने आया। तो समझ गए आप, इस प्रकार के वाक्य आएंगे। तो जरूरी नहीं है कि फिर वो उसके अंदर कर्ता कारक नहीं है। तो यहाँ पर देखो कर्ता कारक ही है। राकेश एक नृत्य नाटिका देखेगा, तो नृत्य नाटिका देखने वाला कौन है भाई, राकेश। ये तो यहाँ पर कर्ता कारक ही है। तो ऐसा नहीं है कि ये जब नहीं आए, क्योंकि ऊपर लिखा शून्य, शून्य का मतलब है कि किसी वाक्य के अंदर ये अनुपस्थित भी रहेगा। ये आपको उस वाक्य की प्रकृति देखकर समझना होगा। आगे देखो, 2 नंबर का हमारा है वो है कर्म कारक। इसके अंदर भी शून्य के कुछ वाक्यों में नहीं होगा और कुछ में जैसे को आएगा। कर्ता जिस क्रिया को संपादित करता है उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाली विषय वस्तु कर्म कहलाती है। यानी कर्ता है, जो भी कोई कार्य करता है उससे सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होता है तो वो होता है कर्म। नोट, वाक्य में क्रिया से पूर्व क्या या किसको, मैंने आपको कर्म की पहचान करने का तरीका पीछे भी बता दिया। अगर आपने पीछे वाली क्लास कंटिन्यू देखी है तो इसीलिए बता रहा हूं कि आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हो सकता है कौन सी बात है किस वीडियो में बता दी जाए और वो आपसे मिस हो जाए, तो फिर वो कंफ्यूजन है वो पूरी आगे जो जितने भी क्लासेस देखो उसके अंदर बना रहेगा। इसलिए आप कंटिन्यू वॉच करें। लगाकर प्राप्त उत्तर से कर्म की पहचान की जा सकती है। यानी क्या और किसको लगाकर हम, यानी हमें पहचान करनी है कि हम मानते हैं कि भाई ये कर्म है। राम पुस्तक पढ़ता है तो हमने माना कि ये पुस्तक है, वो कर्म है। भाई राम है वो कर्ता हो गया, पढ़ना है वो क्रिया हो गई, तो पुस्तक है वो कर्म है। अब इसकी पहचान करनी है कि वास्तव में ये कर्म है या नहीं। तो हम पुस्तक को हटाएंगे, राम क्या पढ़ता है तो उत्तर आता है पुस्तक पढ़ता है, तो इसलिए पुस्तक है वो कर्म है। तो क्या और किसको से जो उत्तर मिलेगा वो कर्म ही होता है। इस काल का चिन्ह को होता है जो भूतकाल के कुछ विशिष्ट वाक्यों में उपस्थित रहता है। जैसे, तो कहने का मतलब वर्तमान काल और भविष्य काल के अंदर ये अनुपस्थित रहता, भूतकाल में ही उपस्थित रहता है। इसी के अंदर भी यही बात है। देखिए, राम को बुखार हो गया, राम को बुखार हो गया तो यहाँ पर को आया। राम ने रावण को मारा तो यहाँ पर को आया। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर देखो कर्ता कारक भी है और यहाँ पर कर्म भी है। तो इधर वाले में यहाँ तो एक जो वाक्य उसके अंदर एक से अधिक कारक भी हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो आप वाक्य देखकर पहचान सकते हो। राम को बुखार हो गया तो हम लिखेंगे राम को क्या हो गया, तो उत्तर आया बुखार। उत्तर क्या आया, बुखार। राम ने किसको मारा तो उत्तर आया रावण को, रावण को। तो ये रावण क्या है, कर्म हो गया। समझ में आ गया। इस प्रकार के वाक्य आएंगे। आगे देखो, ये जो कारक वाला है वो ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छे से आप कर लोगे। कारण कारक की बात करें तो शे और दोबारा आएगा जो साधन का बोध कराएगा। वाक्य में जिस साधन स्रोत या उपकरण से के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है वह साधन कारण कारक का बोध कराता है। इस कारक का चिन्ह शे या के द्वारा होता है। जैसे महेश ने हवाई जहाज से यात्रा की, तो महेश है वो किससे यात्रा कर रहा है, हवाई जहाज से कर रहा है। तो ये जो शे आया ना यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो शे आया है वो महेश ने, तो ये तो कर्ता कारक हो गया यहाँ पर। तो पर यहाँ की बात हो रही है तो इसके अंदर करण कारक हो गया। यानी जो यात्रा कर रहा है तो एक साधन है उसके पास में, कौन सा, हवाई जहाज। हवाई जहाज से करा तो इसके शे लगा हुआ है। तो जो शे है वो दो वाक्य में लगा होगा, एक अपादान कारक में लगा होगा और एक करण कारक में लगा होगा। तो ऐसे साधन के साथ में लगा हुआ हो शे तब तो आपको करण कारक करना है, और कहीं पे अलग होने का भाव उसको आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे को अपादान कारक करना है। राधा कलम से, तो यहाँ पर देखो कलम से पत्र लिखने का कार्य करती है, तो कलम से, तो कलम एक साधन हो गया लिखने का। समझ गए। तो ऐसे जो साधन वाले जो आएंगे वो करण कारक में आएंगे। मुकेश चाकू से, तो देखो चाकू से फल काटता है, तो साधारण सी बात है, आप इसको अच्छे से समझ जाओगे जब भी वाक्य को देखोगे। आगे यहाँ पर नोट लिखा है, जहां कारण कार्य का बोध हो वहां पर भी करण कारक होता है। जैसे कारण कार्य का मतलब ऐसा जो कार्य जो एक कारण बने, ऐसा जो कोई कार्य जो कारण बने, तो वहां पर भी हमें करण कारक ही करना है। जैसे वह टीवी से मरा, तो टीवी से कहने का मतलब मरने का जो कारण था, क्या कारण था भाई, मरना, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, कोई अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है, तो जो मरने का जो कारण होता है ना वो ऐसे वाक्य भी करण कारक में ही आएंगे।
जहां रीति तरीका का बोध हो, कैसा कैसी, तो वहां पर भी क्या होगा, करण कारक ही होगा। जैसे राकेश धैर्य से पढ़ता है तो राकेश कैसे पढ़ता है, धैर्य से पढ़ता है। तो ये जो हमारे जहां रीति तरीका होगा, जो हमारे क्रिया विशेषण हमने पढ़े थे, क्रिया विशेषण जो अव्यय के अंदर थे, तो उसके अंदर आ रहा था रीति तरीका, क्रिया की जो विशेषता बताई था, तो वो कैसे पढ़ता है, धैर्य से पढ़ता है। तो जो वो क्रिया विशेषण वाले जो वाक्य है, जो उसमें रीति तरीका वाले, वो भी इसके अंदर करण कारक में ही शामिल होते हैं। समझ गए आप? फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट कंफ्यूजन होता है तो बिना शर्म संकोच आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 4 नंबर जो कारक है उसकी बात करते हैं हम। 4 नंबर है हमारा संप्रदान कारक। तो इसका मतलब को और के लिए इसके अंदर आएंगे। संप्रदान शब्द दो शब्दों सम धन प्रदान से बना, जिसका अर्थ है समान रूप से प्रदान करना। समान रूप से प्रदान करना संप्रदान का अर्थ होता है। अर्थात कर्ता के द्वारा जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाती है वही संप्रदान होता है। जैसे पिता अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाता है, तो पिता है वो अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाता है। तो देखो यहाँ पर के लिए आया, के लिए आया, तो पिता अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाता है। तो ये विभक्ति चिन्ह है, वो भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। नोट में यहाँ पर लिखा है द्विव कर्म क्रिया में गौण कर्म सदैव संप्रदान कारक में गिना जाता है। गौण कर्म कौन सा होता है? गौण कर्म जो हमारे क्या और किसको से जो हम क्रिया की जो पहचान करते थे, यानी 2 कर्म हमारे को प्राप्त होते थे द्विव कर्म क्रिया के अंदर, तो एक होता है क्या और एक किसको। तो यहाँ पर गौण कर्म है वो जो है वो समय हमेशा किसमें आएगा, संप्रदान में आएगा। यानी जो गौण कर्म है वो हमेशा संप्रदान में आएगा। जैसे मीरा ने भिखारी को वस्त्र दान किए, तो मीरा ने किसको वस्त्र दान किए, तो किसको से भिखारी का उत्तर मिल रहा है, किसको से भिखारी का उत्तर मिल रहा है। और मीरा ने भिखारी को क्या दान किए, तो वस्त्र, तो ये क्या से उत्तर मिल रहा है, तो वस्त्र वो क्या से मिल रहा है और भिखारी वो किसको से। तो ये लिखा इसमें भिखारी गौण कर्म है। यानी मैंने आपको बताया था ज्यादातर जो सजीव चीजें होती है वो गौण के आएगी और निर्जीव जो वस्तुएं होती है वो मुख्य कर्म में आएगी, और वस्त्र है वो प्रधान कर्म है। नोट, क्या से उत्तर मिलने वाला प्रधान कर्म, किसको से उत्तर मिलने वाला गौण कर्म होता है। तो याद रखना किसको से जो उत्तर मिलेगा वो हमेशा गौण कर्म होगा, और गौण कर्म है वो हमेशा ही संप्रदान कारक में शामिल होता है। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर। 5 नंबर है हमारा अपादान कारक, जिसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है शे, जो करण कारक में भी आ रहा था, परंतु करण कारक में एक साधन का बोध करवा रहा था और अपादान कारक में एक अलग होने का बोध करवाएगा। देखिए इस कारक में अपा यानी अलग होना का भाव निहित होता है। वाक्य में जिस शब्द या शब्दों से अलग होने का बोध होता है वह अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, बच्चा छत से कूद गया। अब देखो यहाँ पर छत है, यहाँ पर साधन नहीं है, यहाँ पर छत है, और यहाँ पर जैसे बच्चा है वो इस छत पे था, अब वो यहाँ से नीचे कूद गया, तो यहाँ छत तो यहाँ रह गई, बच्चा यहाँ आ गया, तो इससे अलग हो गया ना। देखिए दिलीप बस से नीचे उतरा, तो यहाँ पर जैसे बस है, बस पे दिलीप था, दिलीप यहाँ से नीचे उतर गया, तो कहने का मतलब यहाँ से अलग हो गया। राकेश जयपुर से दिल्ली गया, तो जयपुर यहाँ पर और दिल्ली यहाँ पर है, तो यहाँ से वो यहाँ चला गया, तो जयपुर से अलग हो गया। तो कहने का मतलब ऐसे वाक्य जिससे हमारे को एक अलग होने का आभास हो, अलग होने का बोध हो, वो सारे वाक्य वहां पर अगर से लगा हुआ हो तो वो सारे किस में आ जाएंगे, अपादान के अंदर काउंट होंगे। अब कुछ स्थितियां और भी बनती है जो एक अपादान कारक में ही उसको काउंट किया जाता है, वो भी देख लेते हैं। पहला अपादान का अन्य स्थितियों में प्रयोग, तो पहला लज्जा का भाव। लज्जा का भाव का मतलब है जब किसी से हम शर्माते हैं, तो देखिए सीमा अपने भाई से शर्माती है, तो इसमें भी देखना आप कुछ जो वाक्य है, तो इसमें भी एक अलग होने का भाग। शर्माने का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे किसी आदमी से हम शर्माते हैं तो उससे हम दूर हटते, उसके पास रहना पसंद नहीं करते, तो कहने का मतलब अलग होने का भाव ही है। पर कहने का मतलब लज्जा का भाव हो, तो इसमें भी हम बारीकी से देखें तो एक अलग होने का भाव ही है, तो वो भी इसमें काउंट होगा। सीखने का भाव, बच्चे अध्यापक से पाठ पढ़ रहे, तो सीखने का मतलब है यहाँ तक हम अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं आ रहा था, और आज हम पढ़ लिए, सीख गए, तो कहने का मतलब यहाँ से हम अलग हो गए, इससे जो भीड़ थी उस भीड़ से एक अलग हो गए, तो यहाँ पर भी अलग होने का ही भाव है।
तुलना का भाव, सीमा सीता से बड़ी है तो सीमा है वो जैसे छोटी है और सीता है वो इतनी बड़ी है, तो इसमें भी अलग होने का भाव है, ये छोटी है और ये बड़ी है, तो दोनों में अलग है, परिवर्तन है, ठीक है, समानता नहीं है। अब निर्माण का भाव, दूध से दही बनता तो भी अलग हो गया, पहले दूध था अब दही बन गया, इसमें भी अलग होने का भाव है। जहां से कोई कार्य प्रारंभ हो वह जन्म से अंधा है, तो जन्म से अंधा है का मतलब ये चल रहा है, तो यहाँ पर जन्म था, यहाँ चलते चलते यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसमें भी एक अलग होने का भाव है। तो लगभग लगभग इन सारे वाक्यों में अलग होने का भाव पैदा होता है, पर ये अलग अलग तरीके बताए हैं। गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालय से अलग हो गई। मैं कल से पढ़ना प्रारंभ करूंगा तो कहने वाला आज तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, अनपढ़, कल से मैं एक अलग हो जाऊंगा, पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, तो आज से अलग हो गया। आगे देखिए 6 नंबर में डरने का भाव, पुजारी कुत्ते से डरता है तो इसका मतलब क्या है, पुजारी कुत्ते के पास जाना नहीं चाहता, अलग रहना चाहता है, उससे डरता है, तो इसमें भी अलग होने का भाव है। बच्चा आग से भयभीत होता है तो इसमें भी अलग होने का भाव है। तो लगभग सारे जो वाक्य है, जो प्रकार बताए गए हैं, ये आपको दिमाग में रखने, याद रखना है। बाकी लगभग इसके अंदर है, आप जब भी कोई वाक्य को देखोगे तो आपको उसको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि उसके एक अलग होने का भाव पैदा हो, तो उसको आप किसमें कर दोगे, अपादान कारक में कर दोगे। समझ गए आप। 6 नंबर देखिए संबंध कारक, इसके अंदर का, के, की, ना, ने, नी और रा, रे, री, इस प्रकार के जो विभक्ति चिन्ह है वो आएंगे। वाक्य में संज्ञा का संज्ञा के साथ या सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध बताने वाले शब्दों में संबंध कारक होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक वाक्य है जिसके अंदर संज्ञा जो सर्वनाम है वो दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करेंगे। नोट में लिखा है इस कारक का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ये बात मोस्ट है, आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा कारक है जिसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है, वो होता है संबंध कारक है। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको कि वो पूछा जाएगा कि वो कौन सा कारक है जिसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता, तो वहीं से ही उत्तर मिल जाएगा। संबंध उसके अंदर शब्द आया, संबंध उसके अंदर पर्सन में शब्द आया और उसी को आप उत्तर मान लेना, वो संबंध कारक होता है। समझ गए। तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, संबंध नाम आए तो उस क्वेश्चन से आंसर निकल कर आ जाएगा। संज्ञा शब्दों तथा उत्तम पुरुष वाचक एवं मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम को छोड़कर सर्वनाम शब्दों के साथ का, के, की का प्रयोग होता है। ये कह रहा है जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है उसको छोड़कर बाकी जो है उसके साथ में का, के, की का प्रयोग होता है। तो उत्तम पुरुष और जो हमने मध्यम पुरुष उसके बाद में अन्य पुरुष पढ़ा था तो उसके अंदर का, के, की का प्रयोग होगा। 3 पुरुष होते, उन पुरुषों के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उत्तम पुरुष व मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है राजस्थानी भाषा में संज्ञा शब्दों के साथ रा, रे, री का प्रयोग होता है, जो ऊपर हमने पढ़ा है, ये रहा रा, रे, री, ठीक है। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के साथ में और राजस्थानी भाषा के शब्दों के साथ में रा, रे, री का प्रयोग हुआ। जैसे आज का शुक्रिया अदा करता हूं, तो देखो का आ गया, आपका, ठीक है, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। शाम की बस छूट गई, यहाँ पर की आ गया। तुम्हारा नाम क्या, तो रा आया, तो कहने का मतलब तुम्हारा। तो हमने पढ़ा है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष जो मैंने आपको बताया मैं, ठीक है, और जो इस जो मध्यम पुरुष है वो होता है तू, तुम, और अन्य पुरुष है यानी वह, ये होता है। तो मैंने अच्छे से इसको बताया, आप जाकर उसको अच्छे से देख सकते हो। उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष क्या होता है, अच्छे से मैंने समझाया। तो देखिए तुम्हारा, तो यहाँ पर रा आ गया, यहाँ पर किया, यहाँ पर का आया, तो इस प्रकार करके आप उसको पकड़ सकते हो। आगे देखिए मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, देखो रा और री आया, ये जो राजस्थानी भाषा के जो शब्द है, तो वहां पर भी हमें ऊपर नाम आया कि उसके अंदर रा, रे, री आएगा। अब जो 7 नंबर है वो अधिकरण कारक, इसके अंदर में और पर है वो विभक्ति आएगी। अधिकरण का अभिप्राय आधार से है, आधार क्रिया के स्थान और समय का बोध कराता है, यानी उससे हमें क्रिया का स्थान का पता चलेगा और समय का पता चलेगा कि कौन से समय में कोई कार्य घटित हुआ है। जिन शब्दों से क्रिया कहां पर हुई या कब हुई का बोध हो वह अधिकरण कारक में आता है। जैसे
राकेश छत पर सो रहा है, तो देखो छत पर है तो स्थान का पता चल रहा है, वो सो तो रहा कहां पर, छत पर, तो मैं और पर आएगा। महेश 5 बजे जाएगा, महेश 5 बजे, तो इससे समय का बोध हो रहा है, महेश कब जाएगा, 5 बजे जाएगा। तो जिससे स्थान और समय का बोध हो वो अधिकरण के अंदर काउंट होते। नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा मैं और पर के अलावा, के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के बाहर, सॉरी के भीतर, के पास, के सामने, के पीछे, के दाएं, के बाएं आदि शब्द भी अधिकरण का बोध कराते हैं। जैसे मेरे घर के सामने, शर्मा जी का घर है तो देखो के सामने यहाँ पर आया। तो ऐसे जो शब्द आएंगे तो हम मैं और पर को भी ध्यान में नहीं रखना है कि हम देखें मैं और पर आएगा तो ही हम उसमें कर्ण कारक करेंगे। ऐसे शब्द जो मैंने ऊपर लिखे ये आ जाए तो भी हमारे को कर्ण कारक में ही उसको शामिल करना है। तो कर्ण कारक के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो लास्ट जो प्रकार है कारक का वो है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है, संबोधन कारक है जिन शब्दों के द्वारा किसी को बुलाने, पुकारने, आवाज देने या संबोधित करने का बोध हो उन शब्दों में संबोधन कारक होता है। इस कारक का कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, यानी इसके कारक चिन्ह नहीं है, इसका सिर्फ जो संबोधित करेंगे तो इसके ये चिन्ह लगा हुआ होगा ऐसा। आगे देखिए, यानी जो संबोधन है उस संबोधन का कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है, इसकी कोई विभक्ति नहीं होती है, सिर्फ ये चिन्ह है वो ही लगा हुआ होता है। तो ये जो कारक है उस कारक के 8 जो भेद थे उसको हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, कोई चीज आपको अच्छे से समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो चैनल है वो मेरे भी जो अन्य लोगों को पता चले और चैनल है वो आगे बढ़ सके, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।